जैसे यहाँ पे नाम आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज का, तो आपने कहना है सर ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज क्या होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होती है। ऑक्यूपेशन हेल्थ, ऑक्यूपेशन हेल्थ डिजीज को पढ़ने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि ऑक्यूपेशन हेल्थ क्या होती है। तो आपने कहना है सर ऑक्यूपेशन हेल्थ का मतलब है कि ऑक्यूपेशन जो वर्कर्स होते हैं अपने ना जो भी किसी भी कामकाज को करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी फिजिकल मेंटल सोशल हेल्थ को क्या करना है बेटा, इंप्रूव करना। और उनको क्या देना, एक अच्छा हेल्थ स्टेटस क्या करना, इंप्रूवमेंट करना। सोशल वर्कर का उसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन हेल्थ कहते हैं। उसमें फैलने वाली डिजीज की स्टडी करना या उसको प्रिवेंट करने क्या कहलाता है बेटा, ऑक्यूपेशन हेल्थ डिजीज कहलाती है। तो आपने सबसे पहले ऑक्यूपेशन हेल्थ डिजीज के अंदर डेफिनेशन लिखनी है कि आपने कहना है कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन हेल्थ इज ऑक्यूपेशन हेल्थ इज साइंस ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ इज साइंस ऑफ रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन जो हेल्थ होती है वो साइंस होती है किससे रिलेटेड से, रिलेटेड टू तीन चीजें। सबसे पहले ह्यूमन वर्क, कोई भी इंसान काम क्या करता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कोई भी इंसान काम क्या करता है। सेकंड ह्यूमन वर्क, एक होता है बेटा कौन सा, वर्क पैलेस, किस जगह पे काम करता है। एक वहां पे जहाँ पे काम करता है वहां का वर्क एनवायरनमेंट क्या है, वर्क एनवायरनमेंट क्या है, वहां का माहौल क्या है। इन तीनों की स्टडी करना, मतलब आपने कहना है कि ऑक्यूपेशन हेल्थ है रिलेटेड है किस किस से बेटा, सबसे पहले ह्यूमन वर्क से है, सेकंड किससे है, वर्क पैलेस से है, और वर्क एनवायरनमेंट से है। अब इस जगह पे क्या करना, रिलेटेड टू केयर एंड related to care and improve related to care and improve health status, improve health status of occupation worker। आपने कहना है कि ऑक्यूपेशन हेल्थ जो है किससे रिलेटेड है, तो आपने कहना है कि केयर और इंप्रूव करना हेल्थ स्टेटस को, केयर देना और क्या करना है बेटा जी यहाँ पे, हेल्थ स्टेटस को इंप्रूवमेंट करना किसका, ऑक्यूपेशन वर्कर। चाहे वो कोई भी काम करता हो, किसी भी जगह पे करता हो, कोई भी वर्क पैलेस पे काम करता हो, कैसा माहौल हो, वहां पे हमने क्या करना, उनको केयर देना और हेल्थ स्टेटस इंप्रूवमेंट करना क्या कहलाता है बेटा, ऑक्यूपेशन हेल्थ कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्यूपेशन हेल्थ। अब यहाँ पे फैलने वाली डिजीज की स्टडी करना क्या कहेंगे बेटा, इसे ऑक्यूपेशन हैजार्ड। अब यहाँ पे आपने कहना है कि सर ऑक्यूपेशन हैजार्ड कौन कौन से होते हैं, तो आपने यहाँ पे हेडिंग लिखना है ऑक्यूपेशन हैजार्ड। कोई मुझे बता सकता है कि ऑक्यूपेशन हैजार्ड कौन कौन से होते हैं, ऑक्यूपेशन हैजार्ड, ऑक्यूपेशन हैजार्ड। तो ऑक्यूपेशन जो हैजार्ड होते हैं बेटा जी यहाँ पे, तो सबसे पहले आपने कहना है कि सबसे पहला एक हैजार्ड होता है ऑक्यूपेशन वर्कर्स के अंदर, इसे कहते हैं एर्गोनॉमिकल। कौन सा हैजार्ड, एर्गोनॉमिकल हैजार्ड। एर्गोनॉमिकल का मतलब है कि यदि जैसे बहुत सारे लोग दिन भर सिटिंग पोजीशंस में कोई भी काम करते हैं और उनके क्या हो जाना, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड क्या हो जाना, डिजीज का कॉज हो जाना। मतलब कि यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मलिटी कॉज जनों से क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे ऑक्यूपेशन हैजार्ड कौन सा, एर्गोनॉमिकल कहा जाता है। यदि क्या हो जाना, कोई भी टाइप के फिजिकल हैजार्ड हो जाना, और फिजिकल हैजार्ड के अंदर आपने कहना है कि फिजिकल हैजार्ड में क्या क्या आएगा,
तो जैसे कि बहुत ज्यादा एसी मतलब कि जैसे सर्दी गर्मी बरसात, इनका फिजिकल का क्या हो जाना, बहुत ज्यादा हो जाना, उसे फिजिकल हैजार्ड। या किसी भी केमिकल का स्प्रेड आउट हो जाना, उसे क्या कहते हैं बेटा, केमिकल हैजार्ड कहते हैं। जैसे कि एसिड एल्कलाइन डाई ताल वगैरह इसका फैल जाना, जैसे अभी हुआ था राजस्थान के अंदर हैजार्डियस कंडीशन थी, एलपीजी गैस का जो हुआ था, है नहीं है। तो ऐसे क्या हो जाती है, एक साथ काम काज करने वाले, अब वो बेचारा तो ट्रक ड्राइवर था, आराम से ट्रक लेके जा रहे थे, तो ऐसे क्या हो जाना, जो हैजार्डियस कंडीशंस होती है उसे अपन कह सकते हैं क्या, केमिकल फिजिकल और यहाँ पे या किसी रेडिएशन का फैल जाना, रेडियोलॉजिकल हैजार्ड। ये सबके सब जो होते हैं बेटा हैजार्डियस कंडीशन, ऐसे भी कुछ भी और हो सकते हैं। तो अब आपने कहना है सर ऑक्यूपेशन हेल्थ डिजीज के अंदर किसको पढ़ा जाता है। तो बेटा ऑक्यूपेशन हेल्थ डिजीज जो होती है इसे जाना जाता है न्यूमोकोनियोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, न्यूमोकोनियोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, न्यूमोकोनियोसिस के नाम से जाना जाता है। तो हाँ भैया जी, तो आ जाइए न्यूमोकोनियोसिस। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे न्यूमोकोनियोसिस क्या होता है। असली बात जो है, जितनी भी ऑक्यूपेशन हेल्थ डिजीज होती है सबके सब किस में आती है, न्यूमोकोनियोसिस के अंदर आती है। न्यूमोकोनियोसिस तो आप समझो, मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, न्यूमोको का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूमो का मतलब क्या है, न्यूमो को आप कहते हो क्या, लंग्स। कोनियोसिस, कोनियोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, डस्ट। किसी भी टाइप की डस्ट का लंग्स के अंदर एक्सपोज हो जाना, एक्सपोजर ऑफ द एनी टाइप ऑफ द डस्ट इनटू द लंग्स। लंग्स के अंदर किसी भी टाइप की डस्ट का क्या हो जाना बेटा, एक्सपोज हो जाना, उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं एक्सपोजर ऑफ, बेटा समझ लो कोई बात नहीं है, लिखा मैं एक साथ दूंगा आपको, छापने में ध्यान मत दो। एक्सपोजर ऑफ, एक्सपोजर ऑफ एनी टाइप ऑफ डस्ट इनटू लंग्स। लंग्स के अंदर किसी भी टाइप की डस्ट का क्या हो जाना, एक्सपोज हो जाना, उसे अपन क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड न्यूमोकोनियोसिस, आल्सो कॉल्ड न्यूमोकोनियोसिस, उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूमोकोनियोसिस। अब क्वेश्चन आपने कहा है कि सर यहाँ पे क्या गई, डस्ट कहाँ पे गई है बेटा, लंग्स में। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है क्या होगा, डस्ट DFDFRI, ये चार चीजें आपने याद रखनी। कितने वर्ड याद रखने, चार। DFRI, वापिस बोलो। अब डी का मतलब होगा कि आपने कहना है कि डी का मतलब है डस्ट, डस्ट कहाँ पे गई बेटा, लंग्स में जाने की वजह से लंग्स में क्या चेंजेज हुए, आपने कहना है लंग्स के अंदर फाइब्रोटिक चेंजेज हो गए बेटा, क्या हो गए, फाइब्रोटिक चेंजेज हो गए बेटा लंग्स के। और इसकी वजह से जो लंग्स की जो एक्सपेंशन जो कैपेसिटी थी, जो लंग्स एक्सपेंड आउट और यहाँ पे स्ट्रेचिंग जो पावर थी वो क्या हो गई बेटा, कम हो गई है। और लंग्स की स्ट्रेचिंग पावर कम हो गई क्योंकि उसमें फाइब्रोटिक चेंजेस होने लगे, फाइबर्स फॉर्मेशन होने लग गए हैं। तो आपने कहना है क्या हो गई है, रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज हो गई। कैसी हो गई है बेटा, रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज, मतलब कि उसकी इलास्टिसिटी क्या हो गई बेटा, लॉस हो गई है, स्ट्रेचिंग पावर एक्सपेंशन कैपेसिटी कम हो गई है।
किसकी वजह से? लंग्स के अंदर फाइब्रोटिक चेंजेस हो जाने की वजह से। और ये जो आई से आपने याद रखना है, आई का मतलब होता है बेटा, ये कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है। मतलब कि यदि एक बार किसी भी पर्सन को क्या हो जाती है, न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है, उसको सही अपन नहीं कर सकते हैं। कैसे होती है ये? इरिवर्सिबल। तो आपने क्या बोलना है कि सर न्यूमोकोनियोसिस के अंदर जो डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है? किसी भी टाइप का डस्ट, मैंने अभी नाम नहीं लिया कौन से टाइप का है, मैंने सिर्फ ये बोला किसी भी टाइप का डस्ट कहाँ पे जाएगा बेटा? लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से लंग्स में क्या होगा? फाइब्रोटिक चेंजेस होगा। फाइब्रोटिक चेंजेस होगा तो क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज हो जाएगी, मतलब कि उसकी एक्सपेंशन कैपेसिटी लंग्स की कम हो जाएगी। जब पर्सन इंस्पायरेशन करने की कोशिश करेगा तो इंस्पायरेट नहीं कर पाएगा, ये क्योंकि उसके लंग्स एक्सपेंस आउट नहीं हो पाएंगे। तो इसके बाद में क्या हो जाएगी बेटे? डिजीज कौन सी है ये? इरिवर्सिबल, ये वापस सही नहीं हो सकती। अब डस्ट कौन कौन सी जा सकती है? क्योंकि अपन ने अंदर तो जाने से गई, अपने अंदर तो जाने से गई, जैसे ना, तो आपने देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी है। तो सबसे पहले डस्ट कौन कौन सी जाएगी? तो सबसे पहली जो डस्ट है बेटा जी यहाँ पे कौन सी है? तो आपने कहना है कि सपोज कीजिए कोई पर्सन है, वो कहाँ पे काम करता है? गन्ने की मिल में काम करता है। कहाँ पे काम करता है बेटा? गन्ने की मिल में काम करता है दिन भर, जहाँ पे चीनी बनती है, कितना गन्ना आता होगा, और दिन भर गन्ने का जूस निकालते होंगे, कितनी डस्ट आती होगी। तो मैंने आपसे कहा एक कौन सी बेटा? शुगर कैन डस्ट है। कौन सी है? आपने देखा होगा जहाँ पे ये रेशे बनते हैं, कपड़े बनते हैं, इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहा जाता है, कपड़े की फैक्ट्रीज होती है। तो वहां पे किसका काम होता है? कॉटन का काम होता है। सपोज कीजिए कॉटन की डस्ट है बेटा, किसकी डस्ट है? कॉटन की डस्ट है बेटा जी यहाँ पे। यस। अब ये कॉटन की डस्ट कहाँ जाएगी? लंग्स में। यदि कोई पर्सन किसका काम करता है? शुगर की मिल में, तो कौन सी डस्ट जाएगी? शुगर के गन्ने की डस्ट। यस नो, ऐसी कौन सी चीज है जिसको काटने के बाद दोनों साइड से चूसा जाता है? वो कौन सा होता है? गन्ना। है ना? काटने के बाद दोनों साइड से जिसे चूसा जाता है उसे क्या कहते हैं? गन्ना। इधर से नहीं चूस पाए तो इधर से चूस लो, है ना? यस। इसके बाद में अब यदि यहाँ पे आपसे कहे, कोई पर्सन कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, कोई पर्सन लोहा पीटने का काम करता है, और लोहा पीटने का काम करता है, उसमें क्या हो गया बेटा? लोहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी भी पर्सन की क्या गया? लंग्स में आयरन की डस्ट चली गई है। या हो सकता है कोई पर्सन क्या है बेटा? पेट्रोल डीजल का काम करता है दिन भर, या कोई पर्सन दिन भर पेंटिंग सेंटिंग का काम करता है, या पेट्रोल पंप पे डालने का काम करता है, क्या? डीजल पेट्रोल। यस नो? यस। तो यहाँ पे आपने कहना है, तो उसमें क्या हो जाएगा? लेड पॉइजनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेड पॉइजनिंग। पेट्रोल डीजल का चला जाना। अब आपने कहना है यदि कोई इंसान कोयले की खान में काम करता है तो क्या जाएगा बेटा यहाँ पे? कोयल डस्ट। बात समझ में आई नहीं आई? आई नहीं आई? कोई पर्सन एल्यूमिनियम का काम करता है, यस, तो कौन सी डस्ट जाएगी? एल्यूमिनियम डस्ट। क्या बात है, देखो कितने इंटेलिजेंट है हम। यदि कोई पर्सन है बेटा, यदि वो उसका काम करता है, जैसे बैनर बनते हैं, फ्लैक्स प्रिंटिंग बनते हैं, तो आपको पता है ये जो फ्लैक्स प्रिंटिंग वगैरह बनते हैं इसमें कलर के लिए डाई का यूज किया जाता है। और मैं आपसे कहता हूं कि यदि बेरियम सल्फेट डाई है, और बेरियम सल्फेट डाई का क्या हो जाना है बेटा? लॉन्ग टाइम के लिए लंग्स के अंदर क्या हो जाना? एक्सपोज हो जाना। तो इसके भी अपन डिजीज होगी। इसके बाद में सपोज कीजिए कोई भी पर्सन जो है काम करता है सीमेंट की फैक्ट्री के अंदर, या जहाँ पे सीमेंट की चद्दरें बनती है वहां पे काम करता है, तो उसे कहते हैं एस्बेस्टोसिस, मतलब एस्बेस्टोस डस्ट। यदि कोई पर्सन सिलिका का काम करता है तो सिलिका वाले में क्या जाएगा? सिलिका डस्ट। सिलिका डस्ट। अपने माता पिता सबसे ज्यादा काम कहाँ पे करते हैं? खेती बाड़ी में। कहाँ लगे होते हैं? लेकिन उससे इतनी नहीं होती है। लेकिन कोई पर्सन अनाज की मंडी में दिन भर अनाज के बीच में ही है, अनाज को छानने का काम कर रहा है, वहीं पे बढ़िया सांस ले रहा है नहीं?
तो आपने क्या कहना है, तो इसे कहते हैं हे मुल्डी, मल्डी हे एंड गिवन डस्ट, हे एंड गिवन डस्ट, अनाज का जो गंदा डस्ट होता है उसका एक्सपोज हो जाना लंग्स के अंदर। तो ये ऐसे ऐसे टाइप के जो डस्ट होती है जब ये लंग्स के अंदर जाती है तो यहाँ पे क्या कॉज कर देती है बेटा, डिजीज कॉज कर देती है। क्या कॉज कर देती है, डिजीज। जैसे कोई इंसान तंबाकू की फैक्ट्री में काम करता है नहीं है, कहते हैं ना चूना लगाना, धोखा देना, है नहीं। आपको पता है चूना कैसे लगाया जाता है, ऐसे चूना लेके ऐसे चूना लगाया जाता है नहीं है, और ऐसे ऐसे भी घिसा जाता है, ऐसे नो। अब चूना लगाने वाला ऐसे ऐसे लगाते हैं, और चूना लगाना धोखा देना, बिल्कुल सही है मुहावरे का अर्थ, ऐसे नो। चूना लगाया, अब एक उंगली से चूना लगाते हैं, तीन उंगली उसकी साइड में इशारा करके कहते धोखा दे रहा, धोखा दे रहा, खुद को धोखा दे रहा है नहीं। एक से चूना लगा रहे, तीन उसकी तरफ इशारा कर, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, यदि टोबैको डस्ट, टोबैको डस्ट, तो बेटा ये जितनी भी टाइप की डस्ट है इन सभी से क्या होती है, डील। अब सीधा से यदि मैं आपसे कहता हूं, यदि शुगर केन की डस्ट लंग्स में जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, इसे क्या हो जाएगा, वैगैसोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, वैगैसोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, अब यदि कॉटन की डस्ट जब लंग्स में जाती है तो क्या हो जाता है, बिजनोसिस। तो क्या हो जाता है बेटा, बिजनोसिस। आयरन की डस्ट जब लंग्स में जाती है तो क्या हो जाता है, सिडोसिस। क्या हो जाता है, लेड पॉइजनिंग, मतलब कि पेट्रोल डीजल्स वगैरह जब जाता है तो क्या हो जाता है, प्लम्बिज्म। क्या हो जाता है, प्लम्बिज्म कॉज हो जाता है। यदि कोयल डस्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंथ्राकोसिस, एंथ्राकोसिस हो जाता है। यदि एल्यूमिनियम डस्ट जाएगी तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनोसिस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेसिस हो जाएगा। बेरियम सल्फेट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाइटोसिस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, बाइटोसिस हो जाएगा। ये आपका सीएचओ के क्वेश्चन है बेटा यहाँ से। इसके बाद में आपसे कहेगा एस्बेस्टोस की वजह से क्या होगा, एस्बेस्टोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्बेस्टोसिस हो जाएगा। यदि सिलिका से क्या होगा बेटा, तो आपने कहना है सिलिकोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, सिलिकोसिस हो जाता है। मोल्डी हेयर एंड गर्ड डस्ट से क्या हो जाता है, फार्मल। अनाज का काम कौन करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, फार्मल लंग्स डिजीज कहा जाता है। और टोबैको डस्ट आने से क्या हो जाता है बेटा, टोबैकोसिस हो जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, गन्ना खाने में कैसा होता है, बड़े विद्वान हो। गन्ना खाने में कैसा होता है, मीठा होता है, मीठा ही होता है, जैसे नो। अब आपने कहा कि सर गन्ना खाने में मीठा होता है, तो अब मैं कहता हूँ ज्यादा मीठा खा खा के मीठे ही बनते जा रहे हैं, ऐसे नो। तो आपने कहा कि सर जब लंग्स के अंदर सबसे ज्यादा कौन किसकी जाएगी, शुगर केन की डस्ट जाएगी, तो लंग्स भी कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। और लंग्स का मीठा हो जाने वाली डिजीज को क्या कहते हैं, वैगैसोसिस। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर वैगैसोसिस डिजीज को किस नाम से जानते हैं, आपने कहना है सर इसे जाना जाता है स्वीट लंग्स डिजीज के नाम से जानते हैं। खुद तो मीठा था ही सही, दूसरे को भी मीठा कर, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, स्वीट लंग्स डिजीज के नाम से जानते हैं। यस। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे कहेगा सर बिजनोसिस को किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेटिव है। क्वेश्चन पूछ जाएगा बिजनोसिस के नाम, मतलब बिजनोसिस का किसकी डिजीज के नाम, दूसरा नाम क्या है, तो आपने कहना सर बिजनोसिस को जाना जाता है किस नाम से, मंडे फीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मंडे फीवर के नाम से। क्यों भाई, क्योंकि एक बार जब किसी पर्सन को बिजनोसिस हो जाता है, उसने ट्रीटमेंट लिया, वो सही हो गया, वापिस कॉटन की फैक्ट्री में काम करने गया, वापिस बिजनोसिस हो गया, फिर से दवाई ली, फिर से सही, वापिस काम पे गया, फिर से बिजनेस, आया गया लगा रहता है। इसके क्या नाम दे दिया इसका, मंडे फीवर। हर 7वें दिन मंडे वापिस आ जाता है, यस या नो। हर 7वें दिन मंडे आता है, नहीं आता है, अरे 8वें दिन आता है। 7 दिन तक तो वही होते हैं ना, यस।
तो बेटा अब आपने कहना है, मैं आज कसम खाता हूं कि आपका सिलेक्शन 7 डेज में हो जाएगा बेटा, 7 दिन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 7 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा, और गारंटी लेता हूँ मंडे से संडे के बीच में होगा। जब भी होगा 7 दिन में होगा, और वो भी मंडे से संडे के बीच में एग्जाम होगा, उसी में आपका सिलेक्शन होगा, उसी में हर महीने पेमेंट आएगा, उसी में जिंदगी जीने का मजे भी आएगा। यस, अब आ जाइए। अब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, भाई कोयला कैसा होता है? कोयला कैसा होता है? काला होता है। कोयला काला होता है। अब जैसे कोयला काला होता है तो लंग्स भी कैसे हो जाएंगे? तो यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंथ्राकोसिस को किस नाम से जानते हैं? तो आपने कहना सही से जानते हैं, ब्लैक लंग्स डिजीज के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं? ब्लैक लंग्स डिजीज के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी जो कॉज करती है, सबसे ज्यादा जो डेथ कॉज करती है, वो कौन होती है बेटा? सिलिकोसिस। कौन होती है? सिलिकोसिस। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा? आपको पता है जिस पर्सन को सिलिकोसिस हो जाता है, गवर्नमेंट उसको शायद 2.5 से 5 लाख रुपए देती है, वो ताकि अपना घर बैठ के अपना ऑक्यूपेशन चला सके, है नहीं? गवर्नमेंट से पैसा मिलता है जिसको सिलिकोसिस हो जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी कॉज करती है, परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज करती है। एक बार जब हो जाती है तो सही नहीं होती है जिंदगी में कभी भी। तो सिलिकोसिस जो है बेटा जी, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सिलिकोसिस का पता कैसे चलता है? जब उस पर्सन का चेस्ट एक्सरा किया जाता है, तो चेस्ट एक्सरे में सिनोस्टोम एफरेंस दिखाई देता है। सिनोस्टोम का मतलब क्या होता है? जैसे कि सिनोफॉल होता है, और सिनोफॉल में जैसे ही बर्फ पड़ती है ना, ऐसे आपको सिनोस्टोम जो एफरेंस दिखाई देता है, वो किस में दिखाई देता है? किलोकोसिस। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर एस्बेस्टोसिस का पता कैसे चलता है? तो लंग्स का जो लोअर जो पार्ट होता है, जब उसका अपन चेस्ट एक्सरा देखेंगे तो ग्लास लाइक अपीयरेंस दिखेगा। और ग्लास कैसा होता है? जिससे पारदर्शी होता है, ये सुनो। तो ग्लास लाइक अपीयरेंस किस में दिखाई देता है? तो आपने कहना है एस्बेस्टोसिस में। सिनोस्टोम्स अपीयरेंस किस में दिखाई देता है? तो आपने क्या कहना है? सिलिकोसिस में। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर बेगरसोसिस का पता कैसे चलता है? तो आपने कहना है इसमें चेस्ट एक्सरे में जो शो होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे शैडो लाइक अपीयरेंस दिखाई देती है। जैसे मॉटलिंग लंग्स, या अपन कह सकते हैं क्या? शैडो लाइक, छाया जैसी दिखाई देगी, और शैडो लाइक अपीयरेंस होगी तो क्या है बेटा? बोलो क्या है? बेगरसोसिस। शैडो लाइक अपीयरेंस होगी तो क्या है? बेगरसोसिस। सिनोस्टोम्स दिखाई देगा तो क्या है? बोलो भाई क्या है? और ग्लास लाइक अपीयरेंस होगा तो लंग्स के अंदर यदि बेटा जी क्या है? फाइन नोडुल प्रेजेंट होने लग जाते हैं, और फाइन नोडुलर प्रेजेंट होने लग जाते हैं तो क्या दिखाई देगा? फार्मर लंग्स। एक नोडुल्स प्रेजेंट होने, लीजन्स बनने लग जाते हैं जिसे ट्यूबरक्लोसिस में बनते हैं, ऐसे किस्म होते हैं बेटा? फार्मर लंग्स के अंदर होते हैं। ये छोटी सी कहानी थी किसकी बेटा जी? इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑक्यूपेशन हेल्थ डिजीज। समझ में आया सबको? अब लिखते हैं, आ जाइए।